बहुत अच्छी बात आपने बताई, जो कि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी। कि भाई टाइम इज द वैल्यू, क्योंकि आप जितने भी लोग हैं, एंटरप्रेन्योर हैं जो कि काम कर रहे हैं, वो यात्रा में कम समय व्यतीत करें अपने काम में। अब जो वैल्यू एडिशन उनको करना है, हम्म। उसके अंदर ज्यादा अधिक वो समय और बिताएं। अधिक अपना समय बिताएं। हाँ जी। हाँ, और सुगमता से हो। ये लंबे लंबे डिस्टेंस तो फिर आना जाना भी सुगम हो जाता है कि लंबे डिस्टेंस से जा रहे हैं हाँ, तो आप जो है ये। 17 घंटे का सफर करके जाएंगे, फिर आपको थकावट होगी, फिर आप जो है कुछ समय अपना आराम के लिए लगाएंगे। तो अगर आपको कोई ट्रेन से जाना हो, बॉम्बे में आपको एक मीटिंग अटेंड करके आनी हो और आपने किसी वजह से आप सिर्फ ट्रेन चूज करते हो, तो इसका मतलब आपको 3 दिन आपको अगर अभी हमारे देश में लगेंगे। मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उसका एडवांटेज, हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। अगर जो है आज से 18 साल पहले, आज से 12 साल पहले चाइना में भी ऐसे ही था, लेकिन उन्होंने जब 1100 किलोमीटर को ट्रायल किया, जब उनको उसकी समझ में आया कि इसका कितना एडवांटेज है, और आज सिर्फ 12 साल के अंदर अंदर वो 45,000 किलोमीटर के हाई स्पीड जो है वो ट्रैक के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो वहां पे हर इंसान जो है वो यही कहता है कि आइए आपको हाई स्पीड पे लेके चलते हैं। वो कोई जो है प्लेन में बहुत कम लोग जो है, अगर इस तरह से जो है वो अपने खुद के साधन से बहुत कम लोग आजकल जाना पसंद करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुस्तान में हर आदमी अपने प्राइवेट व्हीकल पे जाने के लिए मजबूर है, उसके पास में कोई ऑप्शन है नहीं। और कम से कम हाई स्पीड ट्रेन के कारण, जैसा आपने बताया कि चाइना में 45,000 किलोमीटर के ट्रैक उन्होंने बिछा दिए हैं, तो उनके जितने भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके जो काम करने वाले लोग हैं, जो वहाँ की इकोनॉमी को चला रहे हैं, उनका समय बच रहा है और वो अपने समय को प्रोडक्टिव यूज कर पा रहे हैं, हाँ यात्राओं यही, में उसको व्यर्थ नहीं कर पा रहे। मैं यही यही आप, हाँ यही कहना चाह रहा था मैं। यही यही वैल्यू एडिशन की बात है, और वैल्यू एडिशन ही व्यापार में होता है, जो आपने भी ढूंढा। तो अब कल्चर की बात करें जरा, चाइना और भारत की, तो वो आपको सहता ही लगा? आपको कोई एडजस्टमेंट करने में वहां पे? मेरे को कोई एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं आई। मेरे को सबसे बड़ा जो कल्चर का डिफरेंस जो अपने यहाँ पे और उनके यहाँ पे जो लगा, तो हम्म। वो ये मेरे को जो है समझ में आया कि उनके जो अ, हर एक उसके जितने भी लेवल हैं, हर एक लेवल पे उसमें जो एंटरप्रेन्योर है, वो हम्म। खुद जो है वो इतना इंटेलिजेंट है और हर चीज में माहिर है कि हम्म। उसको उसके वर्कर्स जो लोग हैं वो उसमें उनको उनका काम की में कोई कमी नहीं छोड़ सकते। दूसरा जो है हम्म। वहाँ के जो कल्चर में ये है कि जो वर्कर्स हैं वो हम्म। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, बहुत ज्यादा जो अपने काम के प्रति जो है वो समर्पित हैं। तीसरा कल्चर डिफरेंस है कि हर आदमी में हुनर है। मैं आपको एक चीज छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मैं, जी मेरे पास बताइए। मैकेनिकल मशीन्स हैं, मैं बेरिंग हम्म। के रिंग्स बनाता हूँ। तो हम्म। मेरी मशीन में कोई समस्या आ जाती है तो मुझे अलग अलग मैकेनिक को बुलाना पड़ता है। मुझे इलेक्ट्रिकल का अलग बनाना बुलाना पड़ेगा, मुझे मैकेनिकल का अलग बनाना पड़ता है। इस तरह से जो है, लेकिन चाइना में जो है सपोर्ट एजेंसीज इतनी अच्छी हैं कि अगर मान लो आपकी मशीन खराब हुई है तो वहां पे उसी शहर में आपके आसपास उस मशीन को ठीक करने वाले और उसके हम्म। पार्ट्स देने वाले आपको 10 लोग मिल जाएंगे। मेरे आज भी मेरे पास चाइनीज मशीनरी है, मुझे उसके पार्ट्स अगर कोई खराब हो जाता है तो मुझे जो है आज भी चाइना से मंगवाना पड़ता है, बाई कोरियर, बाई एक्सप्रेस कोरियर। इसको आने में मुझे 7 दिन लगते हैं, मेरी मशीन 7 दिन बंद रहती है। तो जो ये एडवांटेजेस और ये जो कला है उनकी, कि वो हर चीज जो भी करते हैं वो उसको मल्टीप्लाई टाइम्स में करते हैं। अगर मेरे ऐसे ऐसे लोग मैंने पिछले 20 साल में देखे हैं जो जीरो से शुरू हुए हैं और आज जो है वो करोड़ों कंपोनेंट्स, करोड़ों, एक जो जिनकी मशीन मैं यूज कर रहा हूँ वो 2006 में उन्होंने पहली मशीन बनाई थी, और आज हम्म। जो है 17 साल में वो कम से कम 40,000 मशीनें बना चुके हैं। बिल्कुल नौकरी छोड़ के वो जो है इस फील्ड में आए थे और उन्होंने 40,000 मशीनें जो हैं वो लोकल मार्केट में सप्लाई कर दी। तो इस तरह से जो हर हर फील्ड में, हर, चाहे मैकेनिकल फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो आपका इवन जो है फूड इंडस्ट्री हो, वो जो भी हम्म। काम करते हैं वो मल्टीप्लाई टाइम्स में करते हैं। और
कंपटीशन को ये नहीं मानते कि अगर यार मैंने जो है ये बना लिया तो मेरे बगल वाले ने उसको बना लिया, तो उसको सपोर्ट करते हैं। वो वहां पे मेरे को कंपटीशन या हीन भावना मुझे कहीं पे भी नहीं दिखाई दी, जिसमें कि जो है आप जो है किसी से जल भून रहे हो, किसी से जेलसी कर रहे हो। हर इंसान अपने आप में मगन है और हर इंसान अपना खुद का काम करना जानता है, उसको पता है। मैं कई बार जो है मैं अपने हिंदुस्तानी स्वभाव के हिसाब से अगर मैं कई बार अपने मन की बात कह देता हूँ कि यार मेरा तो जो है ऑर्डर उसने छीन लिया या मेरा ऑर्डर कम हो गया, ये क्या कर रहा है। तो एक बहुत ही बढ़िया मेरे को एक मेरे दोस्त ने एग्जांपल दिया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे मेरी जी। बेरिंग इंडस्ट्री के लिए बोला था, उसने बोला कि पंकज ये बेरिंग इंडस्ट्री जो है ये समंदर है, इसमें से कोई एक लोटा निकाल लेगा या एक लोटा डाल देगा तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम अपने काम में मस्त रहो, अपना काम करो, और जो है अपने जो आपके तुम्हें जो है भगवान ने या तुम्हारे कस्टमर ने दिया है उसमें खुश रहो। ये मैंने मंत्र अपने जीवन में जो है इसको मैंने बांध लिया। तो आपने अपने जो पार्टनर हैं चाइना में, हम्म। जो कि आपके पार्टनर हैं, तो उनका उनसे कैसे मुलाकात हुई और वो सिलेक्शन आपने कैसे किया, और कितने समय से ये पार्टनरशिप चल रही है? देखिए इसमें मेरा एक बहुत ही व्यक्तिगत, जिसको कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में, दुखद कहानी भी है, सुखद कहानियां भी हैं। 20 साल जी 22 साल बहुत लंबा समय होता है। जी जी, मेरे बिल्कुल को एक बिल्कुल। मेरे छोटे भाई जैसा एक पार्टनर मिला था। हम्म मेरे 12 साल हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके 2003 से एक हम्म सपना हमने संजोया था। बट बदकिस्मती से किसी हिंदुस्तानी ने ही उसको जो है लालच देके या उसको किसी गलत तरीके से उसको मेरे से छीना। फिर मैं 8 साल जो है मैं बहुत अपने आप में एक तरह से मैं डिप्रेशन में चला गया था बीच में, और उसके हम्म वजह से मेरी हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आई। 2020 में मैं कैंसर से ग्रस्त हुआ और हम्म मैं उस कैंसर से जो है लड़ाई लड़ी। फिर मैंने अपने हम्म आप धीरे धीरे कर लिया है। तो ये जो मेरा करंट पार्टनर है, ये हम्म मेरे जो है बाई चांस से एक तरह से मैं कुछ कंपोनेंट्स ढूंढ रहा था, उसमें जो है मेरे को इससे मुलाकात हुई। और इनसे जो है 6 महीने 8 महीने काम करने के बाद एक दूसरे की समझ हुई। हाँ, मैंने पिछले अपने जो है एक्सपीरियंस से यही सीखा कि पिछली बार मैंने लिखित में काम नहीं किया था, इसमें मैंने जो भी काम किया वो लिखित में काम किया। तो हम लोगों की बहुत अच्छी पार्टनरशिप जो है वो भगवान की अच्छा दया से अभी तक जो है वो हो रही है। अच्छा, तो ये जो ये भी एक, जैसे आपसे वो जानकारी मिलती रहती थी कि भाई जैसे आपको, आप बीमार रहे, तो अब हम्म, उससे उसमें भी बड़ी आपने हिम्मत की और उससे आप उबर आए। तो वो भी एक समय गया हो, तो उस समय कौन मैनेज कर रहा था या आप समय निकाल लेते थे? नहीं, मैं नहीं समय निकाल पाया। मैं तो स्टेज 3.5 में ग्रस्त था और मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया था अपने इलाज के लिए। मेरा अच्छा। बेटा है जो कि उस समय इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग हम्म करके आया ही था। तो हम्म उसने जो है इस कठिन समय में ये डिसीजन लिया कि मैं अपने खुद की नौकरी नहीं करूंगा या मैं अपना खुद का कुछ बिजनेस नहीं करूंगा। उसने मेरे बिजनेस को संभाला, मेरे कंपनी को संभाला। 4 साल वो लगातार मैं ऑलमोस्ट 4 साल अपने आप को मैंने बहुत कंफाइन कर लिया था। मैं बहुत कम वर्क फ्रॉम होम टाइप का था, जिसमें कि 6 महीने तो मैं बिल्कुल ही नहीं कंपनी में आया। तो मेरा जी। बेटा जो है वो इस पूरे ऑपरेशंस को संभाल रहा है। और हम्म जो डेवलपमेंट है, कस्टमर्स हैं, और बात हम्म चाइना का जो, तो अब हमने अपना अपना रोल डिफाइन कर लिया है। फैक्ट्री की हम्म मैन्युफैक्चरिंग मेरा बेटा देखता है, ऑपरेशंस की सारे कार्रवाई मेरा बेटा देखता है, और नया हम्म। डेवलपमेंट, नया प्रोजेक्ट्स, नई चाइना का काम जो है वो मैं देख रहा हूँ। बहुत ही उत्तम, यानी कि ये समय भी, और आपको संयोगवश, मतलब भगवान की कृपा है कि आपके जो पुत्र है उन्होंने ये सारा काम संभाल लिया, और अब मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री का वो देख रहे हैं, और बाकी बिजनेस का और चाइना के साथ जो भी कुछ बातचीत है वो आप देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अनुभव कुल मिला के कैसा रहा? कोई आदमी सोचे कि भाई मुझे भी चाइना में काम करना है, किसी भी फील्ड में करना है, तो आप उसको क्या कहेंगे, कोई आपसे सलाह मांगे? मैं उसको यही कहूंगा कि चाइना में काम करना सच में बहुत आसान है। आपके हम्म पास एक विल पावर होनी चाहिए और एक अच्छा वहां पे आपके पास सहयोगी होना चाहिए। हम्म। देखिए पॉलिटिकल एंगल डिफरेंट है। अपन नहीं, जो उस है पे हम बात भी नहीं कर रहे, अभी हम तो उस हम पर बात भी प्योर नहीं करना बिजनेस चाहते की। हैं।
हाँ। लेकिन चाइना के लोग इतने सिंपल, इतने सीधे और इतने सरल हैं कि शायद हम उनमें अभी हिंदुस्तानियों का या अपने कल्चर का लिए कहा जाता है कि हम बहुत ज्यादा जो हैं मित्रतापूर्ण लोग हैं, हम जो है गेस्ट को जो है बहुत मान सम्मान करने वाले हैं। लेकिन वो लोग भी मेरे हिसाब से शायद जो है उनमें बहुत ज्यादा जो है बुद्धिज्म का कल्चर है, उसकी वजह से बहुत नरम है वो लोग। देखिए हर फील्ड में आपको बुरे लोग मिलते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन जो अनुपात है अच्छे और बुरे का, उसमें अच्छे लोगों का अनुपात बहुत ज्यादा है चाइना में। बुरे लोग तो जो है, जैसे मैंने आपको अपनी खुद की कहानी बताई कि मेरे को भी एक जो है आखिर में एक बुरा मेरा साथ एक्सपीरियंस हुआ भी था, लेकिन उस सबको पीछे छोड़ के मुझे वहीं के लोगों ने वापस खड़ा किया है। तो अच्छा। चाइना में बिजनेस करना जो है कोई मुश्किल काम नहीं है, चाइना में बिजनेस करना बहुत आसान है। आप उनके साथ खुल के बात कीजिए, आप उनके साथ अपनी खुल के जो है अपना, आप अपना टारगेट प्राइस खुल के दीजिए। आप अपने, अगर आप छुपाएंगे कुछ या आप उनको चीट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको कुछ ऐसे जॉब या आपको कुछ मतलब बुरा एक्सपीरियंस मिल सकता है। लेकिन अगर आप उनके साथ बिल्कुल ओपनली बात करेंगे, अपना जो है चीट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि चाइना से बढ़िया आपको बिजनेस करने का मौका जो है कहीं नहीं मिल सकता। तो पंकज, आपने यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यहाँ भी लोगों को आपने रखा हुआ है निश्चय ही। तो लेबर समस्या या मतलब लेबर रिलेशन या कि स्ट्राइक की कंडीशन या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट, उसको कैसे कंपेयर करते हैं, उसमें आपका क्या अनुभव है? देखिए चाइना में लेबर का बिल्कुल कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मैंने 23 साल में किसी भी कंपनी में स्ट्राइक होते नहीं सुना। मैंने किसी भी बॉस को, किसी भी उद्यमी को, मेरे कम से कम 100 से 200 दोस्त हैं वहां पे जो उद्यमी हैं, किसी को मैंने ये कहते नहीं सुना कि मेरे इस लेबर से झगड़ा हुआ, मेरे जो है ये प्राइस। उनके गवर्नमेंट के रूल्स ही इतने अच्छे हैं, इतने स्ट्रिक्ट हैं कि ना तो उद्यमी लेबर को चीट कर सकता है, ना ही लेबर जो है वो उद्यमी को चीट कर सकती है। सब अपना काम करते हैं, सब अपने में जो है मैंने, और जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे सपोर्ट सिस्टम और सपोर्ट एजेंसीज इतनी है कि आपकी मशीन बंद ही नहीं होती, उस वजह से उनका प्रोडक्शन ज्यादा है। जैसे मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास सेम एग्जैक्टली सेम मशीन है जो मेरे दोस्तों के पास चाइना में है, सेम टेक्नोलॉजी है, सेम मैं पार्ट, सेम कटिंग टूल्स मैं चाइना से लेके आके यूज करता हूँ। जो मैं 8 घंटे में 8,000 पीस बनाता हूँ, वहां पे 8 घंटे में 14,000 पीस बनते हैं, उसी मशीन पे, उसी बेरिंग नंबर के, उसी तरह के। तो लेबर की तो कतई ही समस्या नहीं है, लेबर की तो किसी भी हालत में समस्या नहीं है। तो जो जैसे जो स्किल सेट है लोगों का जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं भारत में और चाइना में, एज एन एंटरप्रेन्योर एंड एज एन इंजीनियर, उसको आप कैसे मैप करते हैं, कैसे उसका 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 तुलनात्मक अध्ययन कैसे करते मैं इसको इस तरह से देखना चाहूंगा कि जो स्किल लेवल है, हैं? जी। देखिए वहां पे भी जो है तो जो आज से 20 साल पहले इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, या जो वहां पे 40 टू 55 ईयर्स की रेंज के जो वर्कर्स हो चुके हैं, वो तो विद एक्सपीरियंस वो सीख चुके हैं। हम्म। और सबसे जो वहां पे एडवांटेजेस मुझे ये चीज लगी कि आप आज के दिन आपको कुछ नहीं आता, और पता नहीं वो लोगों का उनका स्किल सेट कैसे जो है मैनेज होता है। एक हफ्ते के बाद वही जो है ऑपरेटर, वही इंजीनियर जो है ऐसे शो करता है कि उसको सब कुछ सीख गया है। तो उनके जो ट्रेनिंग एजेंसीज हैं या ट्रेनिंग का जो उनका जो तरीका है, जो ट्रेनिंग के लिए जो एड्स हैं, एड्स का मेरा मतलब है कि ट्रेनिंग, किसी को ट्रेन करने के लिए जो सहूलतें हैं, जो एग्जाम्पल्स वो देते हैं, या जिस तरह से उनको काम करने का मौका मिलता है, उस तरह से जो है वो उस की वजह से वहां पे लोग सीखते बहुत जल्दी। तो इसका मतलब कुल मिला के ये हुआ कि वहां पे जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, चाहे वो बिजनेस क्या फ्लो हो, बिजनेस का फ्लो हो, वो बिजनेस के लोन्स हैं, बिजनेस क्या, हर तरह से जो है वहां पे ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ भी गलत कर लो और आपको, लॉज वहां पे बल्कि अपने से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं।
और शायद इसी जी वजह से उनको फॉलो करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बहुत क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वहां पे भी जो है डिफॉल्ट्स होते हैं, वहां पे भी जो है कंपनीज जो हैं वो घाटे में जाती हाँ, ये हैं। सभी जगह होता होगा, सभी हाँ, जगह होता है। तो उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो है वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी और जिस तरह की इंडस्ट्री है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल अब जाके जो है इंडिया में, मैं 2003 में जब पहली बार गया था, मुझे उसी समय वही 2 टू व्हीलर जो इलेक्ट्रिक के वहाँ पे दिखे थे, और मैंने 2008 में अपने सीईओ को ये सजेशन दिया था। मेरे अभी लिखित में भी मेरे पास आज भी उसकी कॉपी है कि अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल में एनबीसी बेयरिंग्स अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्यों ना जाएं। हम्म। और आज इतनी जनसंख्या होने के बावजूद और इतने पुराने समय से इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर्स वहां पे होने के, अगर किसी के पास ऑडी या किसी के पास बीएमडब्ल्यू है तो उसके घर में भी एक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक का है। आज वहां पे तकरीबन 2 करोड़ टू व्हीलर्स पर मंथ अभी भी सेल हो रहे हैं, जबकि पिछले 20 साल से लगातार सेल हो रहे हैं। और हम जो है यहाँ पे अभी अगर आपने पिछले महीने का फिगर देखा होगा तो 80,000 टोटल सब कंपनीज के मिला के 80,000 जो है टू व्हीलर जो है रजिस्टर हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के। इतना बड़ा गैप अभी भी अवेलेबल है। तो वहाँ जो कुछ भी करते हैं वो मास लेवल पे करते हैं। वो अगर उनको कोई चिप भी बनानी है तो वो जो है उसकी कंपनी जो है, मैं अभी बैटरी सेल बनाने की एक कंपनी में गया था जिसका कि जो सीईओ जो था, जो ऑनर था, वो आज से 10 साल पहले एक फाइनेंस में चार्टेड अकाउंटेंट था, और आज 10 साल के अंदर अंदर उसने एक 2,000 करोड़ रुपए टर्नओवर की कंपनी खोल दी है। तो जो वो करते हैं वो मास लेवल पे करते हैं। वो छोटा मोटा काम करना जो है वो शायद जो है वो उनके अपॉर्चुनिटी है और उनकी मार्केट उनके पास खुद के पास। आज जो जैसे लोग कहते हैं कि चाइना में रिसेशन आ गया, चाइना में जो है उनके जो है फॉरेन ऑर्डर्स कम हुए हैं, डेफिनेटली फॉरेन का जो है इनफ्लो कम हुआ है, लेकिन उनकी खुद की खपत इतनी है कि जी हाँ उनको जी। अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। और यही मैं सपना जो है मैं इंडिया के लिए देख रहा हूँ। 140 करोड़ की जनता वहां पे है, 140 करोड़ की जनता इंडिया में है। अगर वो उतना इन हाउस कंजम्पशन जो है क्रिएट कर सकते हैं तो वो अपन क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब अपने पास समय आने वाला है, अपने पास समय है, अपने पास वो अपॉर्चुनिटीज हैं। हमको सिर्फ जो है अपने आप को, जो सपोर्ट इंडस्ट्री है, मशीन टूल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जो उनको जो है सपोर्ट करती है वो मशीन टूल इंडस्ट्री करती है। 23 साल में मैंने ऐसी ऐसी मशीनें देखी हैं जो कि बिल्कुल हाथ से काम कर रहे थे, जो फुल्ली ऑटोमेशन वो कर चुके हैं। इस तरह का जो है जो भी अगर अपॉर्चुनिटीज अपने को इंडिया में मिलती हैं तो हमें बहुत ज्यादा जो है उसका फायदा होने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत आपने विस्तृत अपना अनुभव है और बड़े मन से और आपने समझा। अच्छा, दूसरा जैसे एक बात ये होती है कि भाई वहां भी आपको बिजनेस लोन बैंक से लेना होता होगा, हाँ तो जी। भारत में और वहां पे उसका जो इंटरेस्ट में वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वहां पे जो है आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली जो है वो 5.8% तक आपको जो है अच्छा लोन मिल सकता जाता है, यानी मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ हम्म। आपको। और बाकी सब कंडीशंस ऑलमोस्ट इंडिया जैसी हैं। मॉर्गेज आपको करना पड़ता है, आपको हाँ, जो वो है ठीक है, वो था। सब चीजें, लेकिन रेट लेकिन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपका 5.8% जो है टर्म लोन और बिजनेस लोन और आपको भारत में कितना 5.8%। दे रहे हैं आप? भारत में तो 8.5, 9, 9.5 कुछ भी आप जो है मतलब 3-4% का तीन फर्क है परसेंट का, आपको। 3.5% का जो है डिफरेंस तो है। ये वैल्यू एडिशन में और उसका एक एक मुख्य हाँ माधव जी, मैं अ, एक चीज आपको जो है बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ बताइए, कि बताइए, सबसे ज्यादा मुझे जो वहां पे सीखने को मिला, जो कि मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे हर भारतीय जो अपना एक मेंटेलिटी है कि हम हर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अपना 20%, 20% बोलते हैं, वो जीपी जो है वो कैलकुलेट करके चलता है। तो मान लीजिए जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग से लेके अगर आपको कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के बीच में 4 लोग हैं, तो चारों 20-20% अगर अपना प्रॉफिट रखने लग गए तो जो स्टील से लेके फाइनल कंपोनेंट तक 80% तो जो है आपका प्रॉफिट हो गया। तो अपने आप जो है कीमत जो आपको बढ़नी है। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरा स्टील जो है 20% महंगा है, वो सिर्फ इसी वजह से महंगा है। चाइना में जो मैंने चीज सीखी है वो वहां पे 5% अगर उनका जीपी हो जाता है तो वो अपने आप को राजा मानते हैं। तो अगर मान लो वही 4 लोग अगर 5-5% अगर अपना प्रॉफिट लेके चलेंगे तो एंड यूजर को वो जो है सिर्फ टोटलिटी में उसको 20% जो है रॉ मटेरियल से 20% आपको प्रॉफिट में आपको चीज मिलेगी। ये कारण है वहां के जो है वो सस्ता होने का।
तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल का भी तो इसमें रोल होगा, वही मतलब इकोनॉमी ऑफ स्केल का रोल तो है ही है, डेफिनेटली जो है उनको जो 5% जो उनकी स्केल इतनी ज्यादा है कि उनको प्रॉफिट जो है, अगर मान लो किसी को 100 करोड़ प्रॉफिट कमाना है तो उसको जो है उसको पास इतना वॉल्यूम है कि उसको जो 20% की अपने आप आवश्यकता ही नहीं पड़ती है उसको। भाई जो भी बात हो, चाइना जो है वो दुनिया की फैक्ट्री तो है ही, और बन ही चुका था, और इन्हीं कारणों से बन चुका था शायद। हाँ जी, हाँ जी। तो आगे के आपके क्या विचार रहेंगे, आगे के क्या प्लान रहेंगे? जो इंडिया चाइना कोई बिजनेस, कोई ब्यूरो है, कोई ग्रुप है, उसके आप मेंबर हैं, वहां से नहीं, मैं कोई कुछ नहीं, आदमी मैं चाइना सब कुछ में ये अपने सब? इंडिविजुअल स्तर पे किया है। मैं कोई किसी अच्छा। का ग्रुप में आज तक इन्वॉल्व नहीं हुआ, ना कभी मैं ग्रुप टूर में कभी गया हूँ मेरा। अच्छा। और लेकिन अब मेरा जो सपना जो आगे आने वाला है, मुझे अपनी कंपनी को अगले 4 साल में 100 करोड़, अभी मेरा टर्नओवर 20 करोड़ रुपए का है, मुझे जो जी। अगले 4 साल में इसको 100 करोड़ तक लेके जाना है और अगले 10 साल में इसको 1000 करोड़ तक लेके जाना है, जिसमें कि मैं वेरी इलेक्ट्रिक गुड, स्कूटर में वेरी भी गुड। जो है मैं एंटर कर रहा हूँ। उसमें मैंने 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दो कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, और बेरिंग इंडस्ट्री में मैंने फिनिश बेरिंग का मैंने एक प्लांट का मैंने जो है प्रोजेक्ट बनाया है, एक मैंने जो है अपने फोर्जिंग का प्रोजेक्ट बनाया है। तो इस तरह से जो है सपने हैं, और इस बार जो है सपनों को पूरा करने के लिए मैं और मेरा बेटा, हम लोग जो हैं दोनों मिलके इस पूरी तमन्ना के साथ और पूरे अपने तन मन धन के साथ इस सपने को पूरा करने के लिए एकाग्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चय। जो आपका हौसला है, जो आपकी इनिशिएटिव है, जो आपके मतलब जो क्षमताएं हैं, और क्रॉस कल्चरल जो काम करने, भारत और चीन के बीच में काम करने में जो आपको एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिला है, और फिर इंटरपर्सनल रिलेशन की आप वैल्यू समझते हैं, उसी के कारण आप वहाँ पार्टनर खोज पाए, उसी के कारण आप वहाँ से काम कर रहे हैं। और आपने बीच में कहाँ वैल्यू एडिशन करना है, आपने उसको, और यही यही जो है वो एक उद्यमी का काम होता है। और आप कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आपने जो ये बताया कि जो बुलेट ट्रेन है या कि हाई स्पीड ट्रेन है, उनकी क्या एडवांटेज है कि जो सबसे प्रोडक्टिव लोग हैं, यानी कि वो जो एक तंत्र है उसको वो लोग चलाते हैं, वो अपने आप नहीं चलता। उनका समय बड़ा कीमती है। और अगर ट्रैवल में, मतलब यात्राओं में समय कम लगेगा, तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि भारत में भी, चीन में 45,000 किलोमीटर जो हाई स्पीड ट्रेन चल रही हैं, भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत हुई है बड़े लंबे समय के बाद में। तो ये कुछ लक्षण तो हैं कि यहाँ भी सुधरेगा। तो बहुत बहुत जी जी धन्यवाद जी। पंकज गुप्ता, आप आए। और आप एक इंजीनियर भी हैं, उद्यमी भी हैं, और आपने चाइना में जाके काम कर रहे हैं। आप बीच में स्वास्थ्य की भी आपको समस्या आ रही, लेकिन आपने कुछ और भी हुए जो कि व्यापारी के साथ होते हैं। और लेकिन फिर भी आप एक आपने एक जो है वो अपना एक स्थान विशेष आपने बनाया है। तो आप बहुत सारे लोगों के लिए आपकी प्रेरणा के स्रोत होंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कभी फिर इसी विषय में, मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग के विषय में या किसी रिलेटेड विषय में, और चीन के बारे में भी, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आपका धन्यवाद पंकज गुप्ता। आपका आप भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए और आपसे वापस जुड़ने के लिए। आपका नहीं, बहुत ये बहुत धन्यवाद। आपको याद है, काफ़ी साल हो गए, मैं आपकी फैक्ट्री में आया था, मेरे हाँ, ख्याल मुझे 2-3। याद है सोलर का प्रोजेक्ट आपने मेरे को हाँ, सजेस्ट हाँ, किया था, उसमें भी हाँ। मुझे जाना है। उसके लिए मैं आपसे अलग से बाद में बात करूंगा, तो बिल्कुल, जो है। बिल्कुल, बिल्कुल, सोलर के बारे में जाइए, अपन बात करेंगे। और आपने समय निकाला अपने व्यस्त समय में से, क्योंकि आप भारत में भी व्यापार कर रहे हैं, साथ में चाइना में आपकी फैक्ट्री चल रही है। तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू वेरी मच पंकज गुप्ता। विल मीट थैंक यू अगेन। सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। तो हमने बातचीत की एक इंजीनियर उद्यमी श्री पंकज गुप्ता से, जो कि जयपुर में, जिन्होंने नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एनईआई में
बेयरिंग डिजाइन और मेथड इंजीनियरिंग में काम किया, और उसके बाद के अंदर उन्होंने बेयरिंग के रेस मैन्युफैक्चरिंग जयपुर में आरंभ की। अब इनकी एक फैक्ट्री चाइना में भी है, और ये करीब 49-50 बार चीन जा चुके हैं। तो और वहाँ की उनके अनुभव, व्यापार के अनुभव और दूसरे अनुभव उन्होंने साझा किए हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।